एक 14 साल का लड़का 1920 के दरमियान टोक्यो जापान में छोटे से ऑटो रिपेयर शॉप में जाता है, जहां पर उससे गैरेज के ओनर कुछ सवाल करते हैं और कहते हैं वो ये काम के लिए नहीं बना और उससे गैरेज की साफ सफाई और उनके बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि ये लड़का कौन है और क्या कर सकता है। उसके कुछ ही दिनों बाद वो लड़का दुनिया के सबसे बड़े कार कंपनी से कम्पीट कर रहा है और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच उन्हीं की है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के मालिक सोइचिरो होंडा की। साल 96 में जब एक छोटे से गांव में मोंट फौजी के पास गेही होंडा और उनकी वाइफ मिका होंडा के घर उनके पहले बच्चे का जन्म होता है। वैसे तो 8 भाई बहन थे, लेकिन 5 की मौत बचपन में हो गई थी खराब स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि उनको बचा सके। उनके पिता एक लोहार थे और उनकी मॉम एक टेलर थी। सोइचिरो होंडा 8 साल के थे जब पहली बार इनका सामना एक कार से हुआ। वो कार फोर्ड की मॉडल टी थी, जिसे देखकर उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें बड़े होकर मैकेनिक बनना है। उस समय जापान में साइकिल का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और लोग अक्सर उसे ठीक करवाने के लिए सोइचिरो होंडा के पिता के पास आया करते थे, क्योंकि सोइचिरो के पिता धीरे धीरे पुराने साइकिलों को बेचने और उन्हें ठीक करने का भी काम करने लगे थे। इसलिए सोइचिरो ज्यादातर अपने पिता के साथ ही रहते थे, क्योंकि उन्हें मैकेनिक बनना था। एक दिन सोइचिरो रोजाना की तरह अपने स्कूल जा रहे थे और उन्हें रास्ते में ऑटोमोबाइल सर्विस की एड दिखी, जिसका नाम था 800 का, जो टोक्यो में थी। वो कंपनी हर तरह की गैसोलाइन इंजन की रिपेयरिंग करती थी और इसे पढ़कर सोइचिरो 15 साल की उम्र में अपने घर से टोक्यो चले गए, इस उम्मीद से कि उन्हें काम सीखने मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो गैरेज पर पहुंचे तो उस गैरेज के मालिक ने उन्हें बच्चे संभालने का काम दे दिया। सोइचिरो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर वो वापस अपने घर जाते तो उन्हें अपने फैमिली को फेस करना पड़ता। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब गैरेज में काम बढ़ने लगे और वर्कर की भी काफी कमी होने लगी। इसे देखकर गैरेज के मालिक ने सोइचिरो होंडा को मैकेनिक के काम में लगा दिया। उन्हें पहले आसान काम दिया गया, लेकिन वो हर काम को जल्दी सीख लिया करते थे, इसलिए गैरेज में लोग उन्हें जानने लगे और उनका पहचान एक अच्छे मैकेनिक के तौर पर होने लगा। ये सब देखते हुए मैकेनिक के मालिक उनसे बहुत खुश हुए और उन्हें अपने बिजनेस साइड के भी बारे में बताया। इस वक्त तक सोइचिरो वो हर काम सीख चुके थे जो उन्हें आगे काम आने वाला था। अब सोइचिरो होंडा की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी और उन्हें एक ब्रांड खोलने का मौका मिला, जिसके चलते उन्होंने हमामाचू में 800 का एक नया ब्रांड खोला, जिसमें केवल गाड़ी रिपेयरिंग ही नहीं बल्कि मॉडिफिकेशन और ट्यूनिंग भी किया जाता था। उस समय मोटर स्पोर्ट का भी चलन यूरोप और अमेरिका और जापान में बहुत तेजी से बढ़ रहा था और 1923 में सोइचिरो अपने वर्कर के साथ मिलकर एक स्पोर्ट कार बनाने में भी सफल हुए। उनके पहले रेसिंग मॉडल का नाम 4R डायमंड था, जो कि बहुत जुगाड़ से बनाया गया था, जिसे एक सेकेंड हैंड इंजन के इस्तेमाल से किया गया था, जो कि एक अमेरिकन कोर्टिस बी प्लेन की थी। इस कार को 5th जापानीज मोटर कंपनी शिप में उतारा गया था और इन्होंने अपने पहले रेस के ही दौरान अपना फर्स्ट प्राइज भी हासिल किए और इसके बाद केवल 17 साल की उम्र में ही मोटर बाइक में इन्हें अलग ही पहचान मिली और इन्होंने कई सारी रेस भी जीते। इनका रेसिंग करियर तब खत्म हुआ जब सोइचिरो का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हालांकि इसमें ये बच तो गए, लेकिन इनकी वाइफ और इनकी फैमिली ने दोबारा इनको रेसिंग ट्रैक पर नहीं उतरने दिया। अब 1926 का दौर आया। वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था, जिसमें सोइचिरो होंडा कलर ब्रांड होने के खातिर मिलिट्री से रिजेक्ट हो चुके थे, जिससे उन्हें 800 में अपने काम को करने का दोबारा मौका मिला। लेकिन सोइचिरो अब ये रिपेयरिंग के काम से बोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने हमामाचू के
800 ब्रांड को अलग ब्रांड बनाने का ऑफर रखा, जिसे इन्वेस्टर ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर ने देखा इस ब्रांड से ही अच्छे प्रॉफिट आ रहे थे और अलग ब्रांड खोलकर वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए सोइचिरो अब खुद की ब्रांड खोलने लगे, जिसमें वह पिस्टल रिंग को बनाने लगे। उन्होंने टोकाई सोकी हेवी इंडस्ट्री के नाम से एक कंपनी को स्टार्ट किया। अपने दोस्त सोइचिरो काटो के साथ सोइचिरो अब दिन भर में 2 शिफ्ट किया करते थे, जहां पर वो दिन में 800 में रिपेयरिंग और शाम में पिस्टल रिंग बनाया करते थे। हालांकि वो पिस्टल रिंग बनाने में बार बार फेल हो जाया करते थे और उनका काफी टाइम खराब हो रहा था। इसलिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कराया एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट मेट्रोलॉजिकल में। आखिरकार 1933 में सोइचिरो अपना पहला पिस्टल रिंग बनाने में सफल हुए, जिसके बाद टोयोटा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया पिस्टल रिंग बनाने का और उन्होंने टोयोटा में अपना पिस्टल रिंग का 50 सैंपल भेजा, जिसमें केवल 3 ही सिलेक्ट हो पाया। अब सोइचिरो का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो हो रहा था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और पूरी जापान में घूमे, जहां वो कई सारी यूनिवर्सिटीज और स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी गए, ताकि उन्हें पिस्टल रिंग की क्वालिटी अच्छी हो सके। और एक बार उनकी क्वालिटी अच्छी होने के बाद सिर्फ टोयोटा ही नहीं बल्कि जापान के कई सारे ऑटोमोबाइल कंपनी से ऑफर आने लगा और देखते ही देखते उनके कंपनी में 2 स्टाफ से 2000 स्टाफ हो गए। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में पूरी तरह से कूद पड़ा और जापानीज गवर्नमेंट ने सोइचिरो के कंपनी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और कुछ ही दिनों बाद उस कंपनी की 40% इक्विटी टोयोटा के पास चली गई और सोइचिरो को अपने ही कंपनी में प्रेसिडेंट के पद से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर पर बैठा दिया। धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होती चली गई और लगभग आधे से ज्यादा लेबर रिजाइन दे चुके थे, क्योंकि उन्हें मिलिट्री ज्वाइन करना था, ऐसा उस टाइम वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा था। लेकिन सोइचिरो फिर भी काम करते रहे और बहुत सारे इन्वेंशन भी किए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन को ऑटोमेटिक करना, ताकि ना सीखे लोग भी सही तरह से पिस्टल रिंग बना सके। पिस्टल रिंग अभी भी बन रही थी, लेकिन फाइटर प्लेन और मिलिट्री व्हीकल के लिए, और स्थिति अभी भी खराब होते जा रही थी, क्योंकि 1944 आते तक अब ये क्लियर हो चुका था कि जापान वर्ल्ड वार हारने वाला है और अमेरिकन प्लेन की बॉम्बिंग के वजह से हमामाचू पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और उसके 1 साल बाद ही निकावा डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आने के कारण उनका दूसरा प्लांट भी बर्बाद हो चुका था। हालांकि जापान 1945 तक सरेंडर कर चुका था, लेकिन तब तक सोइचिरो अपना सारा कुछ खो चुके थे। वार खत्म होने के बाद सोइचिरो अपनी बची हुई कंपनी टोयोटा को बेच देते हैं, जिसका उन्हें सिर्फ 45,000 येन मिलता है, जो कि अभी के टाइम ठीक से $2000 भी नहीं बनते। वार की वजह से कंट्री में इकोनॉमिक हालत बहुत बुरे स्तर पर थी और वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 1946 के दौरान सितंबर के महीने में सोइचिरो कहीं जा रहे थे, तब उनकी नजर एक जनरेटर पर पड़ी, जो कि इंपीरियल आर्मी की रेडियो को चलाता था, जिससे उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने इसको बाइसाइकिल में यूज करने का सोचा। वैसे तो ये आइडिया कुछ नया नहीं था, क्योंकि यूरोप में बाइसाइकिल में मोटर लगाना बहुत ही कॉमन था और इसमें से कुछ जापान में भी थे, लेकिन उनको पता था कि कंट्री को भी चीप ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी, जिसे देख उन्होंने अपने घर को ही होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया, जिसका एक बड़ा कारण था कि वो मोटरसाइकिल बना सके। और देखते ही देखते ये मोटर बाइक जापान में काफी तेजी से पॉपुलर होने लगी, जिसके चलते होंडा को एक खुद का इंजन डेवलप करना पड़ा। इन मोटरसाइकिल को बोला जाने लगा टैप ए और पहली बार होंडा नाम किसी मशीन पर आई थी। इस दौरान उनकी मुलाकात टोक्यो फुजीसावा से हुई, जो उनके पुराने दोस्त और जानकार भी थे। दोनों ने मिलकर होंडा की किस्मत बदल दी। टोक्यो फुजीसावा बिजनेस पार्ट देखने लगे और सोइचिरो होंडा डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। होंडा जापान में अब एक बड़ी ब्रांड बन चुकी थी और उनका दूसरा टारगेट था अमेरिका और यूरोप। और सिर्फ 1959 में ही होंडा अमेरिका में
में भी एंट्री मार चुकी थी। वैसे तो होंडा ने कई सारे रिकॉर्ड और अचीवमेंट किया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि 50 सीसी होंडा सुपर कप, जो कि 1956 में अमेरिका और यूरोप में लॉन्च की गई और ये देखते ही देखते इतनी ज्यादा बिकने लगी कि हार्ली डेविडसन और कई सारे ब्रांड के कंबाइन सेल भी इनके आसपास भी नहीं आते थे और ये मोटरसाइकिल की दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बन चुकी थी। और इस बाइक के वजह से होंडा पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी थी। होंडा अब 4 व्हीलर के मार्केट में भी कदम रख चुकी थी। तो उनका पहला 4 व्हीलर था ईयर ट्रक। तो उन्होंने दूसरा रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने अपने होंडा सीबी को लॉन्च किया। ये कार पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हुई और इस कार को भी दुनिया की सबसे ज्यादा सोल्ड कार की लिस्ट में रख दिया गया। 80s तक होंडा 3rd बिग कार प्रोड्यूसर थी जापान में और 90s आते आते होंडा 3rd बन गई थी पूरे वर्ल्ड में। सोइचिरो होंडा 1973 में रिटायर्ड हो गए और उनकी मौत 5 अगस्त 1991 में हो गई। और अब होंडा सिर्फ कार और बाइक ही नहीं, बल्कि वो रोबोट और प्लेन की इंजन के साथ कई सारी चीज भी बनाने लगी। सोइचिरो होंडा का मानना था कि सक्सेस आपकी मेहनत का सिर्फ 1% ही दिखाती है, जिसे करने में आप 99 बार फेल हुए हो। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।